हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2024 और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो नई गर्मजोशी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका 6 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस बार जो पक्षी दिवस की थीम थी वो थी लड़ाई का अधिकार। ठीक है, लड़ाई का अधिकार, जिसे कि आप कहेंगे राइट टू फाइट। ठीक है, याद रखिएगा, राइट टू फाइट, ये थी राष्ट्रीय पक्षी दिवस की थीम। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर पक्षी दिवस की बात यहाँ पे हो रही है तो पक्षी दिवस से आप लोगों को एक और दिन याद आ रहा होगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका साल में 2 बार मनाया जाता है। ये मई और अक्टूबर मंथ के हर दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हर दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, किसी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था ये, कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब गौरैया से आपको एक चीज़ और ध्यान आ रही है क्या? क्या है? चलिए मैं याद दिलाती हूँ अगर याद नहीं आ रही है तो। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें मस्कट क्या था गेम्स का? मस्कट का नाम था उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला क्या थी? ये गौरैया थी। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट कौन था? ये थी उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के माउंट लेवेटर लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो देखिए, माउंट लेवेटर लाकी लाकी ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया के, अगर आपसे अंदर जाकर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया कि इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है, तो आप आंसर करोगे फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। तो फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवेटर लाकी लाकी में अभी भयंकर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी बात हो रही है यहाँ पर इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी बताओ क्या हो जाएगी? इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी जकार्ता। ठीक है, क्या हो जाएगी? जकार्ता हो जाएगी। और जकार्ता किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? तो ये आसियान का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, आसियान का। और भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और बन गया कि भाई इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, जकार्ता से तो राजधानी शिफ्ट होने वाली है, तो राजधानी कहाँ पर नई राजधानी शिफ्ट होगी? तो जो नई राजधानी होगी उसका नाम हो जाएगा नुसंतारा। नुसंतारा एक नई राजधानी बन रही है इंडोनेशिया की। ये किस द्वीप पर होगी? तो ये हो जाएगी बोर्नियो द्वीप पर। किस द्वीप पर होगी? बोर्नियो द्वीप पर। और ये भी याद रखिएगा कि बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। तो पहला तो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मलेशिया और तीसरा ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई, इन 3 देशों का अधिकार है किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा एक रिवीजन विश्व के ज्वालामुखी का। ठीक है, जितने भी ज्वालामुखी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं आपको उनका रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो मेरे साथ बोलते चलिएगा, अगर नहीं याद है तो मेरे साथ 2 बार बोलते चलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वेडोर में है। वो कौन सा द्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर पड़ता है? भूमध्य सागर में बनता है, पड़ता है ज्वालामुखी, और ये इटली के लिपरी द्वीप पर है। इसको प्रकाश स्तंभ किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस ज्वालामुखी में जो लावा है ऑल द टाइम दहकता रहता है। जो नाविक होते थे, ठीक है, वो जब नाव को इसके आसपास से, ज्वालामुखी के आसपास से लेकर के जाते थे, तो ये जो वॉल्केनो होता था इस पर ये यहाँ पे आग सी जलती नजर आती थी, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ नाम पड़ गया इसका। ठीक है, चलिए। अब एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो माउंट एटना हो जाएगा आपका इटली में, ध्यान रखिएगा, ये सिसिली द्वीप पर है। और विसुवियस कहाँ पर है? ये भी सिसिली द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर है, और ये बैरन ज्वालामुखी है, कहाँ पर पड़ेगा? अंडमान निकोबार में पड़ेगा। किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? किलाउ पड़ता है यूएसए में, हवाईयन द्वीप पर। अगर पूछा जाए मोना लोआ कहाँ पर पड़ता है? मोना लोआ भी आपका पड़ता है हवाईयन द्वीप पर, जो कि यूएसए के अधिकार में है। ठीक है, क्राकाटाओ
माउंट मेरापी, माउंट सिनेबुक और सुमेरु, ये सारे ज्वालामुखी कहाँ पर हो जाते हैं? ये सारे ज्वालामुखी हो जाते हैं आपके इंडोनेशिया में। और अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि ये जो ज्वालामुखी था माउंट लेबेटोबी, लाकी लाकी, ये भी कहाँ पर हो जाता है? आपका इंडोनेशिया में हो जाता है। कौन से द्वीप पर हो जाता है? फ्लोरेंस द्वीप पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है। तो भाई ज्वालामुखी से जब भी ब्लास्ट होता है, ये जो ब्लास्ट होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है। ठीक है, वेपर, वाटर वेपर निकलती है, ध्यान रखिएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। तो ये तो थे हमारे ज्वालामुखी, जिसका हमने क्विक रिवीजन किया है। और जब भी हम रिवीजन करेंगे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है, सजेशन नहीं है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ रिवीजन करते चलिए। रिवीजन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ों को याद रखना है तो हमें क्या करना होगा? रिवीजन। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है? तो काला नुनिया चावल जो है ये है पश्चिम बंगाल का, और इसको अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है, हम उनको देख लेते हैं। तो एक तो है, पहला हो जाएगा सुंदरवन का शहद। ठीक है, सुंदरवन का जो शहद है ये मौली समुदाय के द्वारा निकाला जाता है और इसको जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन के जंगलों से जो शहद है उसको एकत्र किया जाता है और इसे मॉबन ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ठीक है, किस नाम से? मॉबन ब्रांड नेम से इसकी सेल होती है। तो याद रखेंगे सुंदरवन का शहद। अगला हो जाता है काला नुनिया चावल, जो कि हम ये रहा पढ़ चुके हैं। ये इसको प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं। और इसकी खेती कहाँ पर होती है? जलपाईगुड़ी जिले में होती है। कहाँ पर? जलपाईगुड़ी जिले में। और मैं जो भी चीज़ें बार बार रिवीजन करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए कम से कम 2 बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बोलते चलिएगा। ठीक है, जलपाईगुड़ी में खेती होती है काला नुनिया चावल की, जिसको कि जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और जो बाकी के 3 प्रोडक्ट्स हैं वो साड़ियाँ हैं असल में। पहली तो हो जाएगी कड़ियाल साड़ी। ठीक है, दूसरी हो जाएगी टैंगोल साड़ी, टैंगेल साड़ी, टैंगोल नहीं टैंगेल है ये, टैंगेल साड़ी। और तीसरा हो जाएगा आपका गोरेड साड़ी। ठीक है, तो इन 3 साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अच्छा, कल की क्लास अगर आप लोगों ने मेरी देखी हो, जो बच्चे रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं मेरी क्लास पे, उनको तो याद होगा कि कल हमने एक पढ़ा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था जिसको कि जीआई टैग मिला था। सिमलीपाल की जो काई चटनी थी उसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, काई चटनी, सिमलीपाल कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, मयूरभंज जिले में। ठीक है, काई चटनी किससे बन रही थी? ये लाल चींटी से बन रही थी, जिसको कि जीआई टैग दिया गया। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो आप लोगों को याद आएगा पश्चिम बंगाल में जल मंत्रालय ने जो एक रैंकिंग निकाली थी। ठीक है, वो रैंकिंग निकाली थी, उसमें क्या बताया था जल मंत्रालय ने कि सबसे ज़्यादा जल निकाय कहाँ पर हैं? ये हैं आपके पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम कहाँ पर है? ये हो जाएंगे सिक्किम में। ठीक है, चलिए तो बात यहाँ पर चल रही है पश्चिम बंगाल की, तो हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ स्टैटिक फीचर्स इंपॉर्टेंट जो बनते हैं और यहाँ के करंट अफेयर्स। तो चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जानी है? कोलकाता हो जानी है। ठीक है, अब कोलकाता का नाम आया है तो कोलकाता के नाम से आपको एक चीज़ याद आई क्या? वो ये है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा था एनसीआरबी ने कि महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी है? कोलकाता है। ठीक है, और कोलकाता को दूसरी बार ये जो है टैग दिया गया है। चलिए, अच्छा, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएंगे सुंदरवन। सुंदरवन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर खुली है? ये है आपकी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट हो जाएगा आपका कोलकाता में। भारत का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये भी आपको कोलकाता में मिल जाएगा। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोलकाता में। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आने जा रहा है, वो ये है कि गंगा के जल में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो आपकी ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और वेस्ट बंगाल में ही की जो वेस्ट बंगाल की पहली वाटर मेट्रो थी, ये कहाँ पर चलाई गई थी? चलने वाली है, अभी चली नहीं है, हुगली नदी पर चलेगी ये। ठीक है, याद रखिएगा, हुगली नदी पर। अच्छा, अब बढ़ेंगे आगे, अब देखते हैं कुछ और करंट अफेयर्स। अभी आप लोगों को याद होगा हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि जो शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना शांति निकेतन, शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो भारत का ये
41 नंबर का विश्व धरोहर स्थल हो गया है, और 42 नंबर का कौन सा बना था, 42 नंबर का होयसल मंदिर बना था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, वायु गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी जारी करने वाला तीसरा शहर कौन बना था, तो ये बन गया था कोलकाता, ठीक है। अब तीसरा कोलकाता है तो पहला और दूसरा कौन सा है, तो पहला तो हो जाएगा आपका दिल्ली और दूसरा हो जाएगा पुणे, ठीक है, याद रखेंगे इन नाम को, दिल्ली और पुणे। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनने जा रहा है, तो ये वैदिक तारामंडल बनेगा, ये बनेगा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अच्छा, 132वां डूरंड कप हुआ था। डूरंड कप किससे संबंधित होता है, फुटबॉल के खेल से संबंधित होता है, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ था। और जल मंत्रालय ने वाटर बॉडीज की गणना की थी, तो क्या बताया था कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं और वहीं आपके सिक्किम में सबसे कम है, ठीक है। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र ऐप लॉन्च किया था, किसने किया था, ये भी पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से पड़ जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल में आपका बन जाएगा सुंदरवन हो जाएगा, ठीक है, बुक्सा हो जाएगा, गोरुमारा हो जाएगा, नैरावेली हो जाएगा, सिंगलीला हो जाएगा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो एक हो जाएगी जल्दापारा, ठीक है, दूसरी हो जाएगी महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे पश्चिम बंगाल के कुछ करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फीचर्स जो हमने यहाँ पर रिवाइज किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और अभी बता देती हूँ हाल ही में कि जो जीआई टैग की बात हो रही है, वैसे तो हम इसको कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था, पश्चिम बंगाल का था वो प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए करंट अफेयर्स और स्टैटिक फीचर्स पश्चिम बंगाल के। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ये रिवाइज किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करिए और ये रिवाइजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। एडिडास ने चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा, तो एडिडास अपना वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित कर रहा है चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तमिलनाडु के चेन्नई में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एडिडास अपना खोलेगा, ठीक है। ये दूसरा होने वाला है, पहला नहीं है, ये दूसरा वैश्विक क्षमता केंद्र होगा, क्योंकि पहला एशिया में जो चाइना में तो ऑलरेडी खोल रखा है एडिडास ने, ठीक है। अगर अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है चेन्नई की, तो चेन्नई में एक चीज़ और पड़ती है, एक हमने कल के करंट अफेयर में भी पढ़ा था ये कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ जाएगा आपका चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी हो जाएगा आपका चेन्नई में। 2022 में फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये भी चेन्नई में हुआ था, ठीक है। और भारत का पहला निजी रॉकेट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये भी चेन्नई में ही स्थापित किया जाएगा। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था तारकश मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ पर हुआ था, ये भी चेन्नई में हुआ था। और भारत का पहला ड्रोन पुलिस स्टेशन कौन सा है, कहाँ पर बना है, ये चेन्नई में है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चेन्नई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका कि नाम है प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। ये शुरू किया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा मंत्री इस समय जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस ऐप का या इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और ये गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर के गांव में एक विद्यालय है जिसका नाम है वर्नाकुलर विद्यालय, वहां से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अब कुल मिलाकर ये जो ऐप है, ये जो प्रोग्राम है, ऐप तो नहीं है एक्चुअली, ये प्रोग्राम है, प्रेरणा जो प्रोग्राम है ये बच्चों में एक्सपीरियंस के हिसाब से या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी, अर्थात बच्चे जो किताबों को देखकर पढ़ते हैं ना, ठीक है, किताबों में जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं अगर उसी चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, तो वो लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होगी और प्रैक्टिकली उसको हम सीख पाएंगे, तो उन चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो प्रेरणा जो शिक्षण कार्यक्रम है ये कहाँ पर शुरू किया गया है, ये गुजरात में शुरू किया गया है। 58वां भारतीय डीजीपी और आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो
58वां भारतीय डीजीपी और आईजीपी वार्षिक सम्मेलन ये हुआ है आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डीजीपी जो कि होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, ये किसी भी स्टेट में पुलिस के सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और आईजीपी कौन होते हैं? आईजीपी होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनकी एक समिट हुई है, इनकी एक मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई? जयपुर में हुई, ठीक। और इसमें ऑल इंडिया एनुअल समिट थी ये, और यहाँ पर साइबर क्राइम और आतंकवाद के विषयों पर चर्चा की गई, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा आपके से कि वर्ष 2022 में 57वां समिट कहाँ पर हुआ था, डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक समिट कहाँ पर हुआ था, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुआ था 52वां वर्ष 2022 में। हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम हो जाएगा जी राम मोहन राव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर नज़र डालें अपने ऑप्शंस पे, तो ये जो 3 ऑप्शंस बचते हैं, देखिए राजेश नाम्बियार कौन है? ये नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा, अभी चर्चा में थे इनका नाम। और मनोज यादव कौन है? ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है नए डायरेक्टर जनरल बने थे, इनका नाम भी याद रखोगे। और मोहन यादव कौन है? ये एमपी के नए सीएम बने थे, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करें सेबी की, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी, वैसे तो 1988 में हो चुकी थी इसकी स्थापना, लेकिन इसको कानूनी मान्यता जो गजट के द्वारा पारित किया गया था, ये 1992 में किया गया था, ठीक है। और अगर यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो ये कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम हो जाएगा माधवी पुरी। माधवी पुरी कौन बनी थी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और सारथी ऐप एक लॉन्च किया था, ये भी सेबी ने ही लॉन्च किया था। और अभी तो ये जो जी राम मोहन राव जो हैं, ये कार्यकारी निदेशक नियुक्ति हो चुके हैं, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत को 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल ने भारत के साथ ये समझौता किया है कि अगले 10 वर्षों में नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट बिजली जो है निर्यात करेगा, ठीक है। नेपाल के साथ ये समझौता हुआ है। इसके साथ साथ एक समझौता रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हुआ है, तो याद रखेंगे 10,000 मेगावाट अगले 10 सालों में कौन निर्यात करने वाला है? नेपाल निर्यात करने वाला। नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, ठीक है, जो कि सार्क का हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे सार्क का हेडक्वार्टर है। और नेपाल में मुद्रा कौन सी चलती है? नेपाल में मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। अगर पूछा जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री जी, उनका तो नाम बड़ा ही दहल करने वाला है, क्या नाम हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा पुष्प कमल दहल, ठीक है। और भारत एक अभ्यास करता है नेपाल के साथ जिसका कि नाम है सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण। और घोड़े यात्रा जो त्यौहार है अभी कहाँ पर मनाया गया था? ये नेपाल में ही मनाया था। और भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो वो नेपाल ही बना था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हाल ही में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता जिसको नियुक्त किया गया है उनका नाम है रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने अरिंदम बागची का स्थान लिया है, ठीक, अरिंदम बागची का स्थान लेंगे कौन? रणधीर जायसवाल। अच्छा, अगर हम अरिंदम बागची का नाम भी हमने पहले करंट अफेयर में पढ़ रखा है, तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि किनको बनाया गया था? बनाया गया था अरिंदम बागची को, याद रखिएगा, इनका नाम भी अभी चर्चा में रहा था। और इंद्रमणि पांडे कौन है? इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया था, और बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले ये पहले भारतीय हुए थे, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखोगे। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका ढाका में, ठीक है। ढाका कहाँ की राजधानी है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस प्रकार से आज हमने 7 जनवरी का ये डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो ये क्वेश्चन थे। आप लोगों को मेरे साथ रिवीजन करते चलना है, ठीक है। और कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है आपने, और आपको ऐसे ही वीडियोस रोज़ चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।